बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ होगा और आगाज़ में सबसे पहले बात होगी आज के दिन की मुनासबत से। और आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुसव्विर पाकिस्तान का पैगाम असल में क्या था, जो कि उन्होंने बाखूबी अपनी शायरी के ज़रिए भी दिया, खुदी और इसके साथ साथ फ़लसफ़ा खुदी के बारे में जो उन्होंने बयान किया, हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन नौजवानों के लिए जो उनका पैगाम था, मेरे ख्याल से उस पैगाम को अगर आज के हालात पे हम देखें, इम्प्लीमेंट करें, तो वो पैगाम मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए, आज के नौजवान के लिए था। तो बहुत ज़रूरत है अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम पर अमल दरामद भी करने की और बहुत सी मज़ीद भी चीज़ें जो हैं हम अल्लामा इकबाल के हवाले से प्रोग्राम में आगे चल कर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस ना करें, बल्कि कहीं ना कहीं उस पर छुपे पैगाम तक पहुंचने की कोशिश भी करें। शहर भर में तकारीब भी हो रही हैं। इसके साथ साथ मज़ार इकबाल पर अब से कुछ देर पहले सीएम साहब ने हाज़िरी भी दी है और उनके हमरा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी। गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई है, तो शहर में होने वाली तकारीब के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है वो है कोरोना केसेस जो बढ़ते चले जा रहे हैं। खतरे की घंटी बज उठी है। बार बार जो चीज़ रिपीट की जा रही थी कि डर है कि हम दोबारा से उस फेज़ में ना चले जाएं, ये फिगर्स अब डबल बल्कि ट्रिपल होते नज़र आ रहे हैं। जुलाई वाले केसेस अब हम रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। खुदारा इनको अभी ही कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ आगे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये फिगर्स अमवात के जो हमने सैटरडे को गालिबन 20 अमवात और अब फिर 8-9 अमवात, ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन, परेशान होती चली जा रही हैं। लेकिन इस सूरत हाल को कंट्रोल कैसे करना है, अवाम ने करना है। अब यहाँ पर रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच, अवाम को तो हम हर रोज़ ही पैगाम देते हैं, मुझे रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। इम्पैक्ट किया जा रहा है। कुछ 4-5 लोगों से कल ही मेरी डिस्कशन हो रही थी और उनके दरमियान जब डिस्कशन करते हुए लोगों को हम बार बार कहते कि मैसेज दे रहे हैं, वहाँ पर किसी ने कहा कि रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या नज़र आ रही है, जलसे जुलूस तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ कर रही हैं, तो फिर अवाम को किस चीज़ का दर्स दिया जा रहा है कि उन्होंने SOPs पर अमल दरामद करना है। सेकेंडली, आपने मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया। आप जितने भी देख रहे हैं तकारीब हो रही है, वहाँ पर हार्डली आपको लोगों ने मास्क पहना हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर हम इन चीज़ों पर किस तरह से अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वो लोग जो कि रियासत को ले कर चल रहे हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो खुद ही रोल मॉडल नहीं बनेंगे तो हम कैसे ये तसव्वुर कर लें कि लोग इन चीज़ों पर अमल दरामद करेंगे। फिर लोगों का ये इम्पैक्ट कि कोई कोरोना शरोना नहीं है, फिर उस पर तो कोई सवाल ही नहीं रह जाता है। फिर उस पर हम लोग परेशान ही होकर रह जाते हैं कि अब लोगों को इस पर जवाब क्या दिया जाए। खैर, मौजूदा सूरत हाल क्या है, एहतियात ही इसका एक हल है। आगे चल के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं आज के मौसम की सूरत हाल से। जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइए आज मौसम कैसा रहेगा? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज लाहौर शहर का मौसम जो है खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है, लेकिन शहर में ठंडी हवाएं चलने से जो है वह दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी जो है वो देखने में आ रही है। और आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानब मौसम तब्दील होने के साथ साथ जो है वो स्मॉग ने भी पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 424 पर पहुंच गया। हालांकि पिछले दिनों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 और 350 से ऊपर नहीं गया, लेकिन आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 पर पहुंच गया, जो कि एक इलामत जो है वो ख़तरनाक जो है वो ज़ाहिर की जा सकती है और इससे नाक, कान और गले की बीमारियों में जो है वो शहरी मुब्तला होने का खदशा है। और इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि जो शहरी हैं वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मौसम खुश्क रहेगा और हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त 70%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 48% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज हवाएँ जो हैं 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी और आइंदा 2 रोज़ तक मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन शहर में ठंडी हवाएँ चलने से दर्जा हरारत मज़ीद कम होने का इम्कान
जाहिर किया गया। जी थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बताई और अभी एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से। और हालात में यही कहा जा सकता है कि बस अल्लाह ताला ये जो हालात बेहतर करे। मेरे सामने जो प्रोग्राम का रन डाउन है उसको देख के मैं एक्चुअली परेशान हो रही हूँ। महंगाई से बात शुरू हो रही है, कोरोना, डेंगू, स्मॉग, आई डोंट नो कि ये मसले कब हल होंगे। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। आज की पहली खबर हमारे पास क्या है? महंगाई का जिन सहूलत बाजार भी पहुंच गया है। सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा, यानी सहूलत बाजार का अब कोई फायदा नहीं रहा। शहर में कोरोना के वार तेज, मजीद 6 अमवात 156 नए केसेस सामने आ गए हैं। फिजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। स्मॉग बढ़ने से एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। और ख्वाजा इमरान नजीर का एक रोजा रिमांड, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, ये इतने सारे मसाइल हैं, कोई एक कमेंट दें फिर पहली खबर पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लाह ताला मसाइल बरकत डाल दे, हैं बहुत- और मसाइल हैं तो फिर उस पर मैं क्या कमेंट दूं। हर जगह पे जो भी ले लें, अशिया ज़रूरिया ले लें, फल फ्रूट सब्जी, जहाँ पर चले जाएं तो यही हालात हैं। तो उस पे अब अवाम मेरे ख्याल में अब बेहतर समझती है कि उनको क्या करना है, क्या चले जी, महंगाई तो है ही, लेकिन बड़ा अच्छा इकदाम ये उठाया गया था कि सहूलत बाजार लगाए गए थे। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। सहूलत बाजार लगाने का सिप्रा साहब मकसद क्या था? उनके पीछे ऑब्वियसली एक पूरी तैयारी की होगी। क्या आवाम के साथ करना चाह रहे थे जो सहूलत बाजार लगाए? देखिए, दो चीज़ें उस वक्त हो रही थी जब ये सहूलत बाज़ार लगाने का फैसला किया गया। जैसे ये अपने नाम से ही वाज़ेह है कि सहूलत बाज़ार से आपको सहूलत ही मिलेगी, सहूलत मिलेगी, और वो सहूलत मिलेगी जो आम मार्केट में या आम जो आपके बाज़ार हैं वहाँ से आपको नहीं मिलेगी। और उस क्या थी कि एक क्वालिटी वाइज आपकी चीज़ अच्छी होगी, दूसरी कम कीमत पर होगी। लेकिन जब ये लगे उस वक्त हमारे पास क्या हालात चल रहे हैं, और अभी भी वही हालात हैं कि आटा और चीनी का बहरान चल रहा था। आटा आपको महंगे दामों मिल रहा था, चीनी आपको अभी भी मिल रही है महंगे दामों, आटा आज भी मौजूद है। हम लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि 860 रुपये या 840 रुपये का थैला ये बेचना चाह रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ पे ख़रीदार नहीं है। उसकी क्या वजह है कि आपकी वो क्वालिटी का आटा है ही नहीं जो लोग खाना चाहते हैं। इसी तरह चीनी का भी मामला है कि चीनी आप कहते हैं कि हम 83 रुपये पे बेचेंगे, 84 रुपये की आलमोस्ट बेचेंगे, लेकिन आपकी मार्केट में 105 रुपये 110 रुपये तक उसका रेट चल रहा है, वो भी बेच रहे हैं उसी तरह। मुझे बताएं, इन सब सहूलतों में देखकर और इन सब हालात को देखकर आप क्या समझते हैं कि आवाम रियासत की कहीं पर रिट नज़र आ रही है? अच्छा, एक आपने बाज़ार लगाया, किसी बाज़ इलाकों में जाकर लगा दिया आपने, गली मोहल्लों में लगे हुए हैं, कोई आपने शाहरा बंद कर दिया है, कहीं पर पार्क का रास्ता बंद करके आपने सहूलत बाज़ार लगा दे, आर्जी तौर पर यह लगाए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मुझे ये बताएं कि आप इन जो सहूलत बाज़ार हैं इसमें भी अगर आप कीमतों का तयन नहीं कर सकते या जो चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त हो रही हैं उसकी कीमत को कम नहीं करवा सकते तो फिर मेरे ख्याल में रियासत ख़त्म हो जानी चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी ही नहीं रह जाती। रियासत टोटल उसमें फेल हो चुकी है कि हमने सस्ते दामों या मयार के मुताबिक इस तरह, और सभी लोगों की कोशिश होती है कि संडे को कम से कम आप 3-4 दिन के लिए तो आपने जो बेसिक सब्जियां खरीदनी है वो आप खरीद लें। तो अगर आप संडे को टाइम निकाल के अपने घर के पास वाला बाजार छोड़ के आप जा रहे हैं सहूलत बाजार, ये अब सरकारी रेट लिस्ट आज मैंने स्पेशली निकलवाई है कि मैं दोनों चीज़ों को रिलेट करूं कि आप सहूलत बाजार में क्या सहूलत दे रहे हैं, तो फिर आम मार्केट में जब सिर्फ 1-2 रुपए का डिफरेंस है और कुछ चीज़ों में तो डिफरेंस है भी नहीं, तो सर मुझे बता दें मैं क्यों जाऊंगी सहूलत बाजार? क्यों मैं अपना टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करूंगी, एनर्जी वेस्ट करूंगी और मैं दूर सहूलत बाजार जाऊंगी? अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि मौसम सरमा जो होता है इसमें जो सब्ज़ी है इसका वो सीज़न होता है। इसमें आपकी जो सब्ज़ियां हैं वो आम तौर पर आपको मिलती हैं, जिसमें आपकी गोभी है, ये भी आपकी सर्दी की है, इसके अलावा मटर है, गाजर है, मूली है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आसानी से अवेलेबल होती हैं। इनकी कीमत कम होनी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आपकी जो सीज़न वाली सब्ज़ी है, ऑफ सीज़न की तो चलो ठीक है, आप उसकी कीमत में कुछ हद तक आप उसकी बढ़ भी सकती है, आपने कहीं ना कहीं उसका स्टॉक किया या उसको सीज़न के अलावा किसी ने लगाई और उसकी कीमत बढ़ी। जो सीजनल आपकी सब्ज़ी है उसमें भी आप कीमत कम नहीं करवा रहे।
और मिसाले की बात करें, आपने बेसिक बात की, उसमें अदरक आप देख लें 350-400 रुपए के तक फरोख्त हो रही है। बिल्कुल ऐसे। हरी मिर्च का यही रेट चल रहा है आपका। उसके बाद अब टमाटर पे चले जाएं, 180 रुपए 200 रुपए तक किलो आपको मिल रहे हैं। ये वो बेसिक चीजें हैं। लहसुन आप देख लें, लहसुन का भी वही हालात है। प्याज आलू 70-80 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। ये कहाँ है, ये 30-35 रुपए वाली सब्जी जो फरोख्त होती थी आज 70-80 रुपए तक फरोख्त होगी। और एक वक्त की सब्जी लेने जब आम शहरी जाएगा और वो ले आएगा तो मेरे ख्याल में 1000 से 1200 रुपए वो खर्च करेगा तो एक वक्त का वो खाना पका सकेगा। मुझे बताएं कि जो 1200 रुपए उजरत लेता है, जो 1000 रुपए रोजाना उजरत लेता है, वो अपने घर में सब्जी किस तरह बनाएगा? वो तो उसके बस में ही नहीं रहा। इसलिए ये सहूलत बाजार जिसका नाम आपने लिखा कि हम सहूलतें लोगों को देंगे, तो फिर उन लोगों से पूछें बाद में इन्हीं चीजों अरबों रुपए करोड़ों रुपए के बजट निकलने हैं कि हम लोगों ने इन पर लगाए, हमने ये टेंटिंग की, हमने ये चीजें जो है वो किराए पे उठाई, जनरेटर का इस्तेमाल किया, बिजली इस्तेमाल की, उसके करोड़ों रुपए के बिल बन जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन उन बिल्स का फायदा उस वक्त होगा जब आज अवाम को इसी बाजार के नाम के मुताबिक आप उनको सहूलत देंगे। लेकिन यहाँ पर बाजार के नाम पे ना मजाक किया जा रहा है सप्रा साहब, आप लोगों के जज्बात मजरू कर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि जी आज सहूलत बाजार है और वहां पे सहूलत कुछ नहीं है। मतलब आप लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं ना कि लोग आए सहूलत बाजार में 1-2 रुपए आपको कमी मिलेगी और कुछ चीजों पर कमी है भी नहीं, तो फिर इनका कोई फायदा नहीं रह गया। और मेरे ख्याल से ये जो स्पेशल दिन है, इतवार का दिन है, सभी लोगों ने जाना होता है, कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला भी नहीं है। मुझे ये बताएं, हफ्ता और इतवार आपकी फैमिलीज जाती हैं, पूरे हफ्ते की उन्होंने ख़रीदारी करनी होती है, आपकी सब्जियां और फल जो है उन्होंने ख़रीदना है। दीगर अशिया ज़रूरियात तो चलो मंथली आप उसको ख़रीदते हैं, ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपने 4-5 दिन के लिए आपने ख़रीदनी है। मुझे ये बताएं कि एक दिन का बाज़ार अगर इतवार के रोज़ आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आना है बाज़ार में और उस दिन भी आप इन कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर उस मयार के मुताबिक लोगों को चीज़ें नहीं दे सकते, तो मुझे बताएं ये आपके मजिस्ट्रेट्स कहाँ पे हैं, आपका जोन का अमला कहाँ पे है, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ पे है, आपके जो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो कहाँ पर हैं? ये सारे लोग कहाँ हैं? अवाम अगर आज बात करे तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है और आपकी हुकूमत कहती है जी ये आप उन्हीं के पास जाते हैं जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं। भाई आज तो ये हालात हो गए, आप किसी के पास चले जाएं, कोई किसी बंदे को आप सड़क पर रोके, उनसे बात करें, वो आपको बताएगा कि महंगाई के क्या हालात हो गए। तो सब्जी ये तो बेसिक चीज है, ये तो घर में खाना तो पकना ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप आलू बना लें, आपको प्याज चाहिए, आपको टमाटर, बेसिक चीजें तो आपको चाहिए ना। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आपका प्याज है, अदरक है, लहसुन है और उसके बाद आपकी हरी मिर्च है और टमाटर है, ये चीजें आपको चाहिए और ये वो चीजें हैं जो 200 रुपए से कम है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताएं आम शहरी किस तरह खरीदारी करेगा? सही सही। अच्छा, अब हम महंगाई की तो बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है मियां असलम इकबाल साहब की, कह रहे हैं लाहौरियों ने जो है वो जितने भी आपके महंगाई के इश्यूज हैं उन पर आवाज़ तो उठाइए, लेकिन इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि हम यकीनी भी बनाएंगे कि महंगाई ना हो। इस पर बात करते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सहूलत बाज़ारों की हम बात कर रहे थे, मॉडल बाज़ार विज़िट किया है जी सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने, जो कि ये कह रहे हैं कि जी आवाम को महंगाई माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। मॉडल बाज़ार में उन्होंने कीमतों का जायज़ा लिया है और जी मेरे सामने है जोहर टाउन मॉडल बाज़ार का उन्होंने दौरा किया। सिप्रा साहब बताइएगा। मुझे ये बताएं, आप जोहर टाउन मॉडल टाउन बाजार तो चले गए, कोई एक सहूलत बाजार भी विजिट कर लेते हैं? बिल्कुल। जहाँ पे आवाम चीख रही है, रोजाना लोग कह रहे हैं कि यहाँ कीमतें जो हैं उस तरह कम नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और जिस तरह आपने अनाउंसमेंट की, जिस तरह आपने कहा कि हम लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वहाँ भी जाते हैं। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि ईद उल फित्र पर जब आपका चिकन का गोश्त जो था वो उसकी कीमत कंट्रोल नहीं हो रही थी और इन्हीं सूबाई वजीर साहब ने कहा था कि हम कंट्रोल करेंगे और कोई कंट्रोल नहीं हुआ था, 350 रुपए में ही फरोख्त हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आज भी वही हालात है। आप स्टेटमेंट तो दे देते हैं आवाम को मुतमिन करने के लिए कि आवाम को महंगाई माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, तो आपने 2 साल तो छोड़ रखा है। बिल्कुल। रोजाना यही हो रहा है। लेकिन आप कोई तो चीज भी खरीद लें। लेकिन शायद सिप्रा साहब वो हालात हो गए हैं कि अवाम की कुव्वत खरीद बिल्कुल जवाब दे चुकी है। चिकन कोई खरीद नहीं सकता, सोच नहीं सकता। फिर सब्जियों के ये हालात हैं, उस पर अगर आप लोग ये कहें कि हम सब अच्छा कर रहे हैं, अवाम को माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, तो अवाम को सिर्फ अब आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप ये स्टेटमेंट तो चलो सियासी तौर पर आप दें, बिल्कुल दें,
लेकिन अमली तौर पर भी कोई आपको काम चीज़ नजर आनी चाहिए। आपने चिकन की बात की कि गोश्त आप लोग नहीं खा सकते, लोग दालें भी नहीं खा सकते। आपकी दालें भी 220 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो तक हैं। बिल्कुल सही कह और रहे फिर हैं। उसमें जो मिसाले की सब्जी इस्तेमाल होनी उसकी कीमतें आपके सामने हैं। मुझे ये बताएं कि आज हालात वो नहीं है कि लोग अच्छे तरीके से खाना घर पर पका सकें, उनका बजट बहुत तरह मुतासिर हुआ है। अब कोरोना से निकलें, आप हमेशा कोरोना का बहाना कर रहे हैं कि लोगों को जो सफ़ेद पोश जो तबका है मुतासिर हुआ, उनकी जो उनको मुश्किलात हुई, लेकिन अब उससे हमें निकलना है। आज इन चीज़ों पर आना है कि हम रोजाना जिसकी कीमत में 5-10 रुपए बढ़ा, मुझे बताएं ब्रायलर के गोश्त को तकरीबन 300 रुपए किलो तक हो चला गया, 293 रुपए शायद आज उसका रेट है, 300 ही हो गया, 300 ही हो गया ना। कल चला जाएगा, एक दिन और आएगा तो 5-7 रुपए बढ़ जाएगा। बात यह है कि आप किसी दिन कोई एक दिन बता दें या एक कोई चीज मुझे बता दें जिस दिन ये हमने चलाया हो या शहर में या किसी और जगह पर बात आई हो कि इस चीज़ की या ये अशिया ज़रूरिया जो है इसकी कीमत कम हुई है। सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। महंगाई के बाद अब जो सबसे बड़ा मसला है, बल्कि मेरे ख्याल से इस वक्त शहर में अलार्मिंग सूरत हाल हो चुकी है, कोरोना की। मजीद 6 अमवात हुई हैं, 154 नए केसेस सामने आ गए हैं। सिप्रा साहब, जैसे मैं स्टार्ट में कह रही थी, आप फिगर्स जो हैं हमें डबल ट्रिपल होते नज़र आ रहे हैं, यानी अब एक्चुअली ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। देखें, आपके जो सरकारी नुमाइंदगान हैं और जो मशीनरी है उनकी जानिब से भी ये ख़तरात अब उन्होंने बताना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता आवाम का जहन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि अब कोरोना वायरस जो है वो बढ़ रहा है और इसके वार तेज़ हो रहे हैं, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि ये बढ़ने की क्या वजह है कि ना लोगों ने कोई SOP पर अमल दरामद किया, ना लोगों ने मार्केट जाने वाले जो दुकानदार थे, ताजर बरादरी हैं, उन्होंने किसी को रजिस्ट किया, सिर्फ दरवाजे पर लिखवा दिया कि मास्क के बगैर किसी की एंट्री नहीं होगी। मुझे बताएं कि मार्च और अप्रैल में तो जब आपका ये एक्सट्रीम पे चल रहा था उस वक्त हालात कुछ और नजर आ रहे थे। उस वक्त यही ताजर बरादरी रो रही थी कि हमारे कारोबार ठप हो गए। कल की स्टेटमेंट देख लें कैप्टन उस्मान साहब की जो दी गई है कि हमें सख्त फैसले करना होंगे। अगर सख्त फैसले किए जाते हैं तो उसका क्या मतलब है कि आपको मार्केट्स बंद करना पड़ेगा। मार्केट्स बंद करना पड़ेंगी, मार्केट्स को बंद कर रहे हैं, घरों में महदूद होके रह जाएंगे, आप घरों तक महदूद हो जाएंगे। आप मार्केट्स को बंद कर रहे हैं, आप शादी हॉल आपके जो है उनको बंद कर रहे हैं, आप ओपन प्लेसेस पर कह रहे हैं कि आप अपनी शादी करें और वहां पे मार्केट नहीं लगाई जाएगी और समाजी जो फासला है उसको बरकरार रखा जाएगा। इसका क्या मतलब है? हुकूमत अभी भी चाहती है कि किसी चीज को बंद ना किया जाए। हम लॉकडाउन की तरफ ना जाए, ना ही हम लोग इस बात के मुतहम्मिल हैं, लेकिन अवाम ये चाहती है कि हुकूमत को मजबूरन उसी तरफ धकेला जाए और वही मामला दोबारा लाया जाए। मुझे बताएं कि यही केसेस 16-17 हम लोग रिपोर्ट करते रहे, आज वही केसेस हम लोग सैकड़ों की तादाद में अब दोबारा शुरू होना शुरू हो गए और शरह बात आप देख लें कि कई दिन गुजर गए जब लाहौर में कोई ऐसी बार बार एक चीज कही कि SOP पर अमल दरामद करना है। इन SOPs पर अमल दरामद करने के लिए आपने स्टेप ये भी लिया कि मास्क जो है उस जिसने नहीं पहना होगा उसको फाइन भी होगा, 3 मास्क भी दिए जाएंगे। अच्छी चीज है। मुझे सिर्फ ये बता दें, मैं 2 दिन मुसलसल बाजार गई हूँ, मैंने हालात ये देखे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मास्क किसी ने नहीं पहना, मुझे कहीं पर कोई एक भी सिंगल कार्रवाई होती नजर नहीं आई। ये बोर्ड वाला चौक के मनाजिर है, एक तस्वीर है, इसमें सिर्फ लोगों के सर ही सर नजर आ रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना। SOPs पर अमल दरामद किसने कराना है? ये क्या रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखें, मेरी बात सुने, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आवाम की जिम्मेदारी है, आपके जो लाहौरी हैं इनकी जिम्मेदारी है। लाहौर को हमेशा हॉटस्पॉट करार दिया गया जब भी कोरोना वायरस इसमें जब भी उसकी लहर में इजाफा हुआ है। मुझे ये बताएं कि आवाम को तो हुकूमत कह रही है कि आप मास्क लगाएं, हुकूमत सख्त फैसले करेगी तो यही लोग फिर कहेंगे कि हमारी मुआशी हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, हमारे घर में जो ख़ानदान की हम लोग कफालत करते हैं हमें उसमें मुश्किल हो रही है। मुझे बताएं कि आवाम का मास्क लगाना जो है कोई बहुत बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ा मसला है? ये कोई मसला नहीं है। ये आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, करोड़ों आवाम का मसला है। बहुत सारे लोगों को, हज़ारों की तादाद में ताजर बरादरी है, जो लाखों की तादाद में मजदूर तबका है, उनके मुस्तकबिल का मसला है, उनके ख़ानदानों की कफालत का मामला है, लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे। और अल्टीमेटली क्या होगा कि रियासत ने कानून तो बता दिया कि हम 100 रुपये जुर्माना करेंगे। मेरे ख्याल में ये जुर्माना बहुत कम है। और मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि जब ये लास्ट वीकेंड पे मैंने किसी को बुलाया घर पे और उस बच्चा जब आया मेरे पास तो उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। मैंने कहा मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? तो मैंने उसको मास्क दिया। तो मैंने कहा आपको पुलिस ने रोका नहीं, किसी ने रास्ते में रोका नहीं? उसने कहा मुझे पुलिस वालों ने रोका है। तो मैंने कहा आपने क्या किया फिर? कहता मेरे से 200 रुपया ले लिया है। मैंने कहा 200 रुपया क्यों दिया है? आपको मास्क मिले हैं 3?
कहता नहीं, मुझे साइड किया, मुझे कहता है जी आप 200 रुपया दें नहीं तो थाने चलें। मुझे ये बताएं कि जब दिहाड़ियां लगाना शुरू कर देंगे कानून वाले इदारे, जिन लोगों ने इस पर अमल दरामद करवाना है, वो इस चीज को दिहाड़ियों में तब्दील कर देंगे, तो फिर कहां पे आपका कानून जो है वो स्टैंड करेगा? आवाम तो इसी तरह करेगी, वो 100 रुपया देगी, निकल जाएगी, लेकिन फायदा तो नहीं होगा। बात यह है कि आवाम को संजीदा होने की जरूरत है। और फिर क्या आप मुझे ये बताएं, हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि हम 100 रुपया जो है जुर्माना करेंगे और उसके बाद हम मास्क भी देंगे। कोई ऐसी जगह है, किस तरह देंगे? कोई तरीकाकार क्या होगा? उसको अमल दरामद उस पर किस तरह किया जाएगा? ये तो इश्यूज है ना कि कोई भी संजीदा नहीं है, ना तो जो आप रूल्स लेकर आ रहे हैं उनको लेके आप संजीदा है, ना आवाम संजीदा ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 100 रुपया जुर्माना और 3 मास्क का देना ये पॉसिबल नहीं है। किस तरह करेंगे ना? कोई आपकी समझ में कुछ आता है कि किस तरह होगा इस पर? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चीजें समझ से बाहर है, लेकिन खैर इन हालात को बेहतर करना वक्त ही अहम जरूरत बनता चला जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोरोना के साथ एक बड़ा मसला डेंगू का है, उसके केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसको किस तरह से ठीक करना है, कौन है जो इन हालात को बेहतर करेगा, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। और अगली खबर हमारे पास ये है जी, डेंगू भी बर्क रफ्तारी से बढ़ने लगा है। मजीद 5 मुसद्दिका मरीज सामने आ गए हैं। अब अस्पतालों में किस तरह से लोग जाएंगे? वहाँ पे डेंगू के मरीज हैं, वहाँ पे कोरोना के मरीज हैं। ऑलरेडी अगर आप बीमार हैं, कुव्वत मुदाफ़त आपकी इस कदर लो हो चुकी होती है कि आप अस्पताल में जाएं और आगे से ये खतरात मंडला रहे हैं। जी शाहिद सिपरा साहब, देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, हमारी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी का हम लोग मुजाहिरा करें तो ये ठीक हो सकती है ना। डेंगू का डेंगू जो गुजारा हुआ है और उसकी वजह से अमवात भी हुई, फिर उसके बाद पता चला, देखें एक कुदरती आफत आई, एक बीमारी आई, उसको कंट्रोल करना अचानक से मुश्किल हुआ। इसी तरह कोरोना आया, उसकी समझ नहीं आ रही थी, पूरी दुनिया को नहीं समझ आ रही थी। अब जाकर थोड़ी समझ आई तो पता चला कि हर चीज़ खोल दें, लेकिन ये हम लोग कर लें तो पॉसिबल है। डेंगू का भी यही था। डेंगू का तो बड़ा आसान है कि आप किसी जगह पर साफ पानी ना जमा होने दें। घर में आपके पास गमला है, एयर कूलर है, कोई भी चीज़ ऐसी है जहां पानी जमा हो रहा है 3 से 4 दिन के लिए, तो आप वो जमा ना होने दें तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। सफाई का ख्याल रखें, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद डेंगू के केसेस का बढ़ना, इसका क्या मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं कुछ मामला है। बिल्कुल, आपकी टीमें आती हैं घरों में, मुख्तलिफ मकामात पर आपकी टीमें विजिट कर रही होती हैं। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां योम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि शायर मशरिक का जो फ़लसफ़ा खुदी था, उसमें छुपा जो पैगाम था, उनकी शायरी का जो पैगाम था, असल मकसद उनकी शायरी का जो था, वो एक बार फिर से कोशिश करें कि नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने जो कहा वो आज के दौर में कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरत है उन अफकार की आज के दौर में, आज के हालात पे किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होते हैं। कोशिश करेंगे ये भी जिक्र करें, साथ ही साथ अल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी कैसी थी, उनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पे भी हम रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। माहिर तालीम, माहिर इकबालियात, इंतहाई मोहतरम हमारे मेहमान डॉक्टर फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज के दिन की मुनासबत से सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दिन बड़ा अहमियत रखता है इस लिहाज से भी कि हमारे कौमी शायर हैं, मिली शायर हैं, बिल्कुल उनका ये उनके हवाले से ये दिन है। और ये दिन हमेशा हमने बड़े एहतराम से, बड़ी इज्जत से और पूरी कौम को शामिल करते हुए मनाया है। इस दिन तातील होती थी तो तातील का मतलब ये था कि हमारी नई नस्ल को भी पता चलता है कि आज हमारे उस शायर का एक कौमी दिन है कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान का तस्वुर दिया, जिन्होंने हमें ज़िंदा रहने का एक वलवला और हौसला दिया, जिनके कलाम ने हमारी कौम के अंदर एक नया वलवला फेंका और जो आज भी हमारे लिए रहनुमाई का उनका कलाम रहनुमाई का बिल्कुल काम एक करता है। होप उम्मीद जो है वो बिलाशुबा जी उम्मीद के वो शायर हैं। बिल्कुल ऐसे। और अब ये ना कि हमने महदूद कर दिया, पता चला जी कि सिर्फ सियालकोट में छुट्टी है, तो मतलब अल्लामा इकबाल सियालकोट के शायर नहीं है। मैं तो बल्कि कहता हूँ, आपने अभी शायर मशरक कहा है, तो अल्लामा इकबाल तो इससे भी बहुत बुलंद है। मैं इस तरफ ही आने वाली थी, शायर मशरिक को जरा एक्सप्लेन करें ताकि हमारे नौजवानों को भी पता चले कि क्यों शायर मशरिक कहा जाता है अल्लामा इकबाल। वैसे तो अल्लामा इकबाल ने एक तो हम कहते हैं नहीं जी शायर हैं, वो गुलो लाला के शायर नहीं हैं,
وہ ساغر و مینا کے شاعر نہیں ہیں، وہ کاکل و رخ کے شاعر نہیں ہیں. وہ شاعری کے بارے میں خود کہتے ہیں میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ. یعنی یہ محض شاعری نہ سمجھو، یہ فلسفہ ہے، یہ زندگی ہے، یہ پیغام ہے، یہ خود ہی ہے، بہت کچھ ہے. اچھا اب اس کے بعد ان کو ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، لیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی. یعنی اس کا جو ہے مقام شرق و غرب سے بھی بلند ہے. وہ حکیم الامت ہیں، پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے ان کے پاس. آج فلسطین والوں کے لیے بھی ان کا پیغام ہے، عرب و عجم کے لیے، شام و عراق کے لیے، اور اسی طرح سے ایران سے لے کر نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشغر جو ہمارا امت اور ملت ہے، اس سب کے لیے ان کی شاعری ہے. بالکل. نوجوان جن کو یہ تو پتا ہے کہ وہ شاعر مشرق ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اہم چیزیں، فوکس ان کا کس چیز پر رہا، شاید یہ نہیں پتا. لیکن علامہ اقبال نے خود جس چیز کو اپنا فوکس قرار دیا وہ قرآن پاک ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے میرے کلام میں جو کچھ ہے وہ قرآن پاک ہے. یعنی یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو، اور انہوں نے پوری زندگی یعنی اپنی قرآن پاک، قرآن میں ہو غوطہ زن، انہوں نے غوطہ زن ہونے کا لفظ خود لکھا، خود وہ قرآن میں اور کتنی ڈیپ بات ہے یہ. اور ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرے والد صاحب آئے، اور وہ بھی ایک بڑے، ان کا بھی ایک بڑا مقام تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہا کہ قرآن اس طرح پڑھو کہ جیسے تمہیں محسوس ہو کہ یہ ابھی تم پر نازل ہو رہا ہے. زبردست. یعنی قرآن ہے ہی یہ کہ وہ دل کے اوپر نازل ہو، وہ انسان کو تبدیل کر دے. علامہ اقبال کی دوسری جو ان کی زندگی ہے وہ کا اہم وہ آزادی، یعنی انہوں نے مغربی استعمار کے ہم غلام تھے، تو اس وقت ضرورت تھی کہ قوم میں ایک حوصلہ پیدا کیا جائے. غلامی کا وہ کہتے ہیں کہ جی غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. علامہ نے یہ بات کہی تھی کہ غلامی ہو جائے تو بالکل انسان ہی ایک بدل جاتے ہیں، ان میں ان کا ضمیر بدل جاتا ہے. تو انہوں نے ان میں ایک آزادی کی تمنا اور اس چیز کو پیدا کیا، اور اس کو بھی پھر اسلام کے ساتھ وابستہ کیا. یہ جو پاکستان کا تصور ہے جو انہوں نے اس کانفرنس کے موقع کے اوپر دیا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی یہ جتنا ایک تو یہ علاقے ہیں ان پر مشتمل ایک الگ ریاست کا تصور دیا، اور اس کے ساتھ یہ کیا کہ ہم ایک الگ نظام زندگی ہے ہمارا، ہم جس نظام زندگی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ہمارا دین ہمیں وہ نظام زندگی ایک الگ ہے. تو علامہ نے ہمیں جو ہے وہ جو پیغام دیا ہے وہ پیغام اب یہ کہ قیام پاکستان کی ایک بڑی جدوجہد ہے. علامہ نے جو تصور دیا وہ بڑا اہم تھا. ایک مثال سے انہوں نے کہا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے. یعنی آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے. یہ آزادی ہے کہ آپ جس طرح درخت گڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی زمین نہیں چھوڑ سکتا، وہ اپنی بنیاد نہیں چھوڑ سکتا. پھر اسے آزادی ہے کہ اس کی شاخیں پھیلیں، آسمان کی وسعتوں میں جائیں. تو یہ یعنی علامہ کے ہاں ہر چیز بڑی واضح ہے، کہیں کوئی ابہام نہیں ہے. تو انہوں نے خاص طور پر آپ بات نئی نسل کی اور جوانوں کی کر رہی تھی. جوانوں کے لیے تو علامہ نے یعنی ان کی امید کے چراغ ہی جوان تھے، ان جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو وہ جوانوں کو پیروں کا بھی استاد، بڑوں کا بھی استاد. تو اس کے لیے انہوں نے جو اصطلاح استعمال کی ہے وہ شاہی ہے. اچھا اب دیکھیں نا کہ یعنی ایک پوری ایک پرندہ، اس کو علامہ نے دیکھا کہ یہ آسمان کی پرواز سب سے بلند ہے. تو انہوں نے کہا گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں پر، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. یعنی وہ ان چیزوں سے کیا میں نے اس خاکدان سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ. کہیں وہ اس کو کشمکش میں دیکھتے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو وہ نوجوان کو دیکھنا چاہتے ہیں کشمکش کے اندر، وہ ڈھیلا ڈھالا، اور اس میں وہ جس کی جوانوں کے لیے بارے میں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی.
تو وہ جو تن آسانی کو نہیں، وہ تو کشمکش کے اندر، وہ جو عقاب جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ یعنی یہ کشمکش، یہ جو ایک زندگی کے اندر، تو یہ علامہ کا وہ تھا کہ انہوں نے نئی نسل کو تیار کرنے ان کے اندر، اور آج بھی ان کا کلام یہی ہے، یعنی جس طرح سے اللہ کا پاک کلام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کا اسوہ حسنہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اسی طرح علامہ کا بھی کلام جو اسی کا ایک پرتو ہے، اسی قرآن اور سنت کا ہی ایک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بلا شبہ اب کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری نے روح پھونکی نوجوانوں میں ایک، تو مجھے یہ بتائیے گا، ہم آج کے نوجوان کو اگر ریلیٹ کریں تو کتنی ضرورت ہے آج کے نوجوان کو وہ جو روح پھونکی ہے اس سے ایک دم زندہ ہونے کی؟ لیکن آج بھی یعنی ہم اگر جہاں پہ اپنے لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، نوجوانوں کے بارے میں بہت زیادہ مایوسیاں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف کشمیر میں جو لوگ ہیں قربانیاں دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، وہ نوجوان ہیں، بالکل، وہ برہان مظفر وانی ہو یا اس کے بعد، اور وہ قربانیاں دینے والے وہ نوجوان ہی ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے نوجوانوں سے بھی مایوسی نہیں ہے، لیکن انہیں لانا چاہیے کہ علامہ نے ہمیں کیا کہا ہے، یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے بارے میں، یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے بارے میں، یہ جو وہ پورا ایک علامہ نے پورا ایک تصور جو ہے وہ دیا ہے، یہ جو خودی کا ان کا فلسفہ ہے کہ تیرے بلند مناصب کی خیر ہو یا رب کہ تو نے ان کے لیے کیا ہے خودی کو ہلا، اور وہ خودی کے بارے میں سروری زیبا، یہ ایک تو اس کے بارے کہ کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ زبردست، یعنی یہاں پہ آپ مناصب لے لیں اور آپ وہ کر لیں، لیکن اگر آپ اپنے ضمیر کی قربانی دے رہے ہیں اب تو وہ کیا چیز ہے۔ علامہ نے اسی طرح سے یہ بات بھی جو ہے وہ کہ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی۔ زبردست، تو علامہ کا کلام، علامہ نے پھر سسٹم آف ایجوکیشن پہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس پہ بھی بڑی تنقید کی ہے۔ فرید پراچا صاحب، یہ بہت آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، اور نظام تعلیم اب کا جو ہے اس کو بھی مجھے ریلیٹ کرنا ہے۔ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرید پراچا موجود ہیں اور علامہ اقبال کی زندگی، ان کا فلسفہ خودی اور ان کی شاعری سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، آپ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے نظام تعلیم کا ایک ماڈل جو علامہ اقبال نے پیش کیا۔ اچھا، علامہ نے نا جی جو اس وقت نظام تعلیم تھا جو انگریز نے دیا، جو لارڈ میکالے نے دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو غلام مشینری جو انہوں کی اپنی تھی انتظامی مشینری، ایک قوم کو غلام بنانے کی، اس کے کل پرزے بنایا جائے۔ تو علامہ نے اس پہ تنقید کی کہ ایک فرنگی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ یعنی یہ تعلیم سونے کو مٹی میں بدل دیتی ہے اور اسی طرح مٹی کو سونا بھی بنا سکتی ہے۔ تو یہ تعلیم کا کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اسی طرح علامہ نے کہا کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو علامہ نے اس تعلیم کو یا تعلیم کے مقاصد کو واضح کیا کہ تعلیم کا اصل مقصد ایک بہترین انسان بنانا، ایک بہترین مسلمان بنانا، اور اب ہم یہ کہیں گے کہ ایک بہترین پاکستانی بنانا، ایک اچھا شہری بنانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ یہ معلومات دینے کا صرف نام نہیں ہے کہ جی آپ نے کوئی ریاضی کے کلیے رٹوا دیے اور کوئی کیمسٹری کے آپ نے فارمولے رٹوا دیے۔ یہ وہ چیزیں تو معلومات ہیں اور وہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، لیکن اصل تو یہ ہے کہ
वो जो है ना, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, तकदीरें, तो बिल्कुल। उस्ताद जो है वो उसकी तकदीर को तब्दील कर दे। दूसरा जो अल्लामा ने कहा, और आज के लिए ये बड़ा ही रेलेवेंट है, कि ये जो मगरबी तहजीब है इसकी चकाचौंध है और इसकी हर चमकती हुई चीज़ सोना समझी जाती है। तो अल्लामा ने कहा कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाज़र की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। ये यानी इसको इससे मरहूब ना हो। तो ये अल्लामा ने पूरी, यानी वो एक पूरी जो कशमकश है, और अल्लामा ने कहा कि मुझे ये तहजीब जो है ये मुतासर नहीं करती। मेरी सुरमा है मेरी निगाह का खाके मदीना व नजफ़। तो ये खाके मदीना व नजफ़ जहाँ जिस कौम के आँखों का सुरमा बन जाए उसे ये मुतासर नहीं कर सकती। तो अल्लामा ने इसको भी बयान किया, और इस लिहाज से अल्लामा ने फिर एक यानी ये कशमकश भी बयान की जो आज है, यानी आज हम बहुत ज़्यादा देख। उन्होंने कहा ना कि जी दुनिया को है फिर मार के रूह व बदन पेश, और तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को पामर्दी मोमन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, और गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो देखिए ना आप अल्लामा के कलाम को, उसके अंदर एक जो पैगाम है, पैगाम के अंदर जो एक कुव्वत है, उस कुव्वत की जो असर पजीरी है, वो आप महसूस करें कि अल्लामा ने कितना बड़ा हमें हौसला दिया। हम आज कहाँ खड़े हैं, लेकिन अल्लामा ने हमें उम्मीद दिलाई है कि नहीं ये दौर गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आज का हमारा वो जो जिद्दत के नाम पर हम निज़ाम तालीम लेकर आ रहे हैं, हम असल मकसदियत को खोते जा रहे हैं? असल चीज़, ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, ये जिद्दत बहुत दूर लेके जाती जा रही है इन चीज़ों को। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा है। यानी देखें ना कि जी ये जो है कि आप जदीद से जदीद मालूमात लें, आप बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, लेकिन फोकस आपका कहाँ हो। ये वो चीज़ है कि जैसे अल्लामा ने बार बार बयान किया कि हमारा न्यूक्लियस क्या है, हमें बनना क्या है, बनाना क्या है। यानी यह ना कि जी आप महज इतने इदारे और अरबों रुपए के खर्च और बड़ी में जो है वो बड़ी बड़ी महंगी तालीम, इससे नतीजा क्या निकालेंगे, क्या प्रोडक्ट क्या है, आप सामने क्या ले आएंगे, इस कौम को क्या देंगे। वही जो तालीम से निकलेंगे वही हमारे वज़राए आज़म और वही हमारे सदर और वही हमारे जस्टिस, वो सब कुछ बनेंगे। लेकिन अगर हमने उनके अंदर वो एक पैदा नहीं की, खुदी उनमें पैदा नहीं की, उन खुददारी पैदा नहीं की। डॉक्टर साहब, हमने खुदी का जिक्र किया तो इसको थोड़ा सा बयान भी कर दें कि अल्लामा का फ़लसफ़ा खुदी जो था, असल उसकी रूह क्या थी, उसका असल मकसद क्या था? देखिए ना, ये है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, मन अरफ नफ्सा फ़क़द अरफ रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। ये खुद ही अपने आप को पहचानने का नाम है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें किसने पैदा किया है और उस पैदा करने वाले का मकसद क्या है, ये वो खुद ही है कि जो आप जब पहचान जाएंगे। अल्लामा ने ये भी कहा है कि मौत को समझे गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। इंसान जहाँ समझता है यहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, वो तो शुरू ही वहाँ से होती है। ये वो खुद ही है, ये वो फ़लसफ़ा है जिसको समझने की ज़रूरत है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं क्या हूँ, तो वो फिर ये समझ लेता है कि मेरे ज़िम्मे क्या है, फिर वो समझ लेता है कि मेरी कामयाबी क्या है, वो समझ लेता है मेरी नाकामी क्या है, वो समझ लेता है कि मेरी कौम को मेरी किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो है ना, ये अल्लामा ने इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह किया है, और इसके लिए उन्होंने हर एक पे कहीं तनकीद की, कहीं हौसला दिया। नौजवानों से तो ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ी उम्मीद बांधी है। सही। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आज से अगर 5-10 साल पहले इवन हमारे स्कूल्स में जिस तरह से इकबाल डे और इस तरह से नेशनल डे मनाए जाते थे, आज हम वो चीज़ें देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रहती जा रही हैं। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है छोटे बच्चों को, नौजवानों को बार बार ये चीज़ें बताना, असल मकसद इन चीज़ों का बताना, क्योंकि ये तो भूलने वाली है ही नहीं। अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, बिलाशुबा ये हमारे हीरोज़ हैं।
ان کی ڈیٹیل لائف, ان کی زندگی کا مقصد, ان کی جدوجہد بہت ضروری ہے بتانا نوجوانوں. کوئی قوم بھی اس چیز سے کٹ کے تو وہ ترقی نہیں کر سکتی. بالکل. جنہوں نے پاکستان بنایا, وہ جو بانیان پاکستان ہے, وہ جو تصور دینے والے ہیں, وہ جنہوں نے اس قوم کے لیے اپنا آج قربان کر دیا ہمارے کل کے لیے, وہ لوگوں کے اگر ہم زندگی کے حالات نہیں, ہمارے نصاب تعلیم سے بے شمار چیزیں نکال دی گئی. ہمارے نصاب سے وہ جو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی, وہ جو ہمارے فوج کے بڑے بڑے جن کو نشان حیدر اور بڑے ملے, ہم نے نصاب سے ان کو نکال دیا. یعنی یہ ہے نا کہ یہ ایک بہت زیادہ بڑے عالمی ایجنڈے ہوتے ہیں کہ جی چیزوں کو آپ کس طرح سے ترتیب دیں. بھی ہم نے اپنی قوم تیار کرنی ہے, ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے یا باہر والوں کو, اور ان کو کیوں ہو. انہیں اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں کیمسٹری اور فزکس ہے اور آئی ٹی اس کی اعلیٰ ترین تعلیم ملے اور اس میں ہمیں سہولتیں دیں. وہاں نہیں دیتے. وہ جو ہماری معاشرتی علوم ہے, جو ہمارے اسلامیات ہے, جو ہماری اردو, ان چیزوں کے اوپر ان کے ہاں بڑی گائیڈ لائن ملتی ہے کہ یہ چیز نکال دیں, وہ نکال دیں. تو علامہ کا کلام ضرور حصہ ہونا چاہیے. علامہ کے فلسفے کو, قائد اعظم کے افکار کو, ان چیزوں کو دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ جی یہ محض یعنی یہ نہیں پہلے ہوتا تھا اسکولوں میں, یہ ہوتا تھا ٹیبلو وغیرہ پیش ہوتے تھے, علامہ کا کلام پڑھا جاتا تھا, کوئی اس کی تشریح کرتا تھا, کوئی بچوں کو سمجھاتا تھا. جب ہم نے یوم اقبال ہی نکال دیا تو اب ہم اس کے بعد کیا توقع رکھیں کہ ہماری جو ہے وہ نسل ہے وہ کس طرح سے بنے گی. بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اور پراپر ایونٹس کرائے جاتے تھے, علامہ اقبال کی شاعری کے مقابلے بچوں میں کرائے جاتے تھے. بالکل کرائے جاتے تھے. بالکل بالکل. اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح طارق عزیز صاحب کا جو شو تھا, باقاعدہ لوگ تیاری کر کے آتے تھے, بڑے انہوں نے کمپٹیشن کرائے ہیں, بڑا وہ ایک جذبہ پیدا کر دیتے تھے اپنی گفتگو سے. اور دیکھنے والے جو ہیں اصل میں ان میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا. جب آپ شوز ایسے دیکھتے تھے, بہت زبردست چیزیں دکھائی جاتی تھی جن کی میرے خیال سے اب بہت زیادہ ضرورت جو ہے وہ ایک بار پھر سے ہے. نوجوانوں کو اس طرف لے کر آنے کی ضرورت ہے, خودی کا جذبہ جو ہے وہ نوجوانوں میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, میسج آج کے نوجوانوں کے لیے آج کے دن کے مناسبت سے کیا ہوگا آپ کا؟ دیکھیں, ایک بات تو ہمارے استاد بھی ہیں خورشید رضوی صاحب, ان کا شعر ہے کہ میں وہ محروم کے پایا نہ زمانہ تیرا, اقبال کے بارے میں, تو وہ خوش بخت جو میرے زمانے میں نہیں. تو علامہ نے یا قائد اعظم نے, انہوں نے جو بنانا چاہا تھا آج ہم وہ نہیں ہیں. پیغام آج کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف واپس جائیں. ہماری جو زندگی ہے, جو ہماری ترقی ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی اور قومی بھی اور ملی بھی, وہ اسی کے اندر ہے کہ ہم اللہ کا کلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, اور اس علامہ اقبال اور قائد اعظم ان کے افکار, ان کے ذریعے سے اپنی نسل کو تیار کریں. اور یہ نسل ہماری جو تیار ہوگی یہی ہمارا سرمایہ ہوگا. بلا شبہ آپ نے بجا فرمایا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, مجھے ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم شو میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اور جیسا کہ ڈاکٹر فرید پراچر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے علامہ اقبال کا فوکس رہا ہے نوجوان, یعنی نوجوانوں کا جذبہ جو ہے. انہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ نوجوان ہی کل سرمایہ ہے. تو ہم نے کہا کیوں نہ ایک نوجوان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور ان سے جانیں کہ اقبال کا فلسفہ کیا تھا, وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں. تو ہمارے مہمان جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, تعارف میں آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. دانش اعظم, UET ڈبیٹنگ سوسائٹی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے دانش آپ کا؟ جی شکر اللہ کا. دانش, سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ اوبیسلی ان میں جذبہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہماری جدید تعلیم ہے یہ ہمیں ایکچولی جو چیزیں جو جذبہ پیدا کرتی ہیں, جو ہمارے ہیروز نے ہمیں پیغامات دیے ہیں, ان سے کہیں دور لے کے جاتی جا رہی ہیں. دیکھیں, پرٹیکولر اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کی جائے, جیسے کہ 9 نومبر اقبال ڈے منایا جاتا ہے, تو ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے اس دن میں جب ہم اشعار علامہ اقبال کے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام تر اشعار میں زیادہ تر دیکھا جائے تو نوجوان اور ان کو شاہین کہا گیا ہے, اور ان کی منزل کے مناظر اور یہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ تمام چیزوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ایک بیک گراؤنڈ تناظر دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ وہ وقت کیا تھا, کیونکہ کسی بھی شاعر کی شاعری کو جاننے کے لیے
ہمیں اس سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ وقت جس وقت میں اس نے وہ شاعری کی ہے اس وقت کے کیا معاملات رہے ہیں. تو آیا جب 1877 میں اقبال پیدا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے 20 سال پہلے ہی جنگ آزادی کا وقت گزرا ہے, بالکل, جہاں پر ہمارے پاس مغل بادشاہت کا ایک دور ختم ہوا. اب وہ مغل بادشاہت کا دور پچھلے 1000 سال سے چلتا آ رہا تھا. یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب 1000 سال ایک خطے پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور اس کے بعد 20 سال ہی گزرے ہیں اس وقت کو, اور ایک ایسا نوجوان پیدا ہوتا ہے جو کہ مسلمانوں کے ایک عروج کے بعد ان کا زوال دیکھتا ہے. تو اب یہ وہ زمانہ ہے جس میں آہستہ آہستہ وہ تمام باتیں اقبال کے ذہن میں پنپتی رہیں, اور خدا کی طرف سے بچپن سے ہی ان کے اندر ایک صلاحیت تھی شعر کہنے کی. یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہی انہوں نے ایسے ایسے شعر کہے کہ لوگ حیران رہ گئے. ایک محفل میں جہاں پر داغ دہلوی بھی موجود تھے, اقبال نے اپنے بچپن کے ابتدائی اشعار میں سے ایک شعر کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارک انفال کے. تو یہ ان کی عمر کے لحاظ سے ایک بہت بڑا شعر تھا اس وقت کی عمر کے لحاظ سے. تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں, یہ بچہ ایک عام بچہ نہیں ہے, اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسی صلاحیت ابھر سکتی ہے کہ جو قوم کو ایک مستقبل کا ایک پیمانہ فراہم کر سکتی ہے. تو انہوں نے داغ دہلوی کو خط بھی لکھا کہ میں آپ کی مجھے مطلب کہ شاگردی میں آنا چاہتا ہوں, مجھے آپ سے اصلاح چاہیے. تو داغ دہلوی نے ان کو یہ کہہ کر انکار کیا کہ تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں. یہ بہت بڑی بات تھی ایک بچے کے لیے کہ ایک استاد شاعر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے سے ہی پرفیکٹ ہو. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے کی وہ تمام باتیں ان کی شاعری میں موجود ہیں. کیوں وہ خودی کا فلسفہ فراہم کرتے ہیں کہ وہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام زمانہ جو مسلمانوں کا ایک لوگوں کے درمیان مسلمانوں کا ایک عروج ہوتا تھا, لوگ ان کو پہچانتے تھے, لوگ مسلمانوں کو فالو کیا کرتے تھے, ان کی تعلیمات پر عمل درآمد کیا کرتے تھے. لیکن اب وہ مسلمان سپریس ہو رہے تھے دوسری تمام علوم کے نیچے. اب وہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی خودی کو بھول رہے تھے, لہٰذا تب اقبال نے آ کر جو ہے وہ یہ تمام فلسفے کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کے آگے پیش کیا. تو یہی ان کے تمام کلام میں ہمیں ملتا ہے. آپ ان کی جتنی بھی نظمیں دیکھ لیں, آیا وہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں آن. یعنی کہ قرآن اس کے سینے میں موجود ہے. تو یہ تمام باتیں اقبال کے فلسفے میں ہمیں ملتی ہیں. صحیح. اب فلسفہ خودی بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, لیکن اصل جو اس کی روح ہے اس کا لوگوں کو نہیں پتا ہے. کیا کہیں گے اصل میں یہ فلسفہ خودی ہے کیا, اور آج کے انسان کو اس کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں, فلسفہ خودی وہ فلسفہ ہے جس کو ہر زمانے کے انسان کو اپنانا چاہیے. اقبال کا فلسفہ آج تک زندہ ہے اور آنے والے وقت میں بھی زندہ رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ خودی کی اگر ہم ڈیفینیشن کی طرف جائیں, اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ خودی کے فلسفے کی بنیاد کیا ہے, آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ تو اقبال نے انہیں یہ جواب دیا کہ تم میرے پاس کل آنا. ٹھیک ہے, وہ بہت خوش ہوئے کہ جی اقبال مجھے اپنا خودی کا فلسفہ بیان کرنے جا رہے ہیں. وہ اگلے دن پہنچے تو انہوں نے کہا جی میں آپ سے فلسفہ جاننے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ قرآن پاک اٹھا کر لاؤ. وہ قرآن پاک لے کر آئے. انہوں نے ایک آیت پڑھ کر سنائی جس کا میں مفہوم بتانے جا رہا ہوں کہ جب ان لوگوں نے خود کو خدا سے دور کر لیا تو خدا نے ان کو ان سے دور کر دیا. اب انسان خود سے دور کا کیا مطلب؟ کیا کبھی انسان کھانا پینا بھول جاتا ہے یا انسان سانس لینا بھول جاتا ہے؟ یہ تو خود سے دوری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی نہ کوئی اسپرچول پاور ہے کہ جس سے انسان دوری اختیار کر لیتا ہے. وہ خود سے دوری کا مطلب ہے انسان اپنی پاور کو بھول جاتا ہے, انسان اپنے اس جذبے کو, انسان اپنے اس کر گزرنے کے مقصد کو بھول سکتا ہے. بالکل. تو اس لیے تو پھر اقبال اپنے اشعار میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد میں, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. تو وہ آپ فلیٹ سرفیس پہ نہ رہیں, آپ اڑیں, اپنے پر ہلائیں اور اڑ کر دیکھیں کہ آسمان کیا چیز ہے. اور پھر جب شاہین کہا جا رہا ہے تو شاہین کی تو پرواز ہی بہت بلند ہے. شاہین کی تو پرواز ہی, اس لیے تو انہوں نے نوجوانوں کو شاہین کہا ہے کہ نوجوانوں میں وہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ وہ تمام تر علوم میں مہارت وہ حاصل کر سکتے ہیں جن کی اس وقت کے دور میں مسلمانوں کی ضرورت تھی. تو اس لیے ان کا مین ٹارگٹ جو ہے وہ اس وقت کے نوجوان رہے ہیں کہ وہی دیکھتے تھے کہ یہی فیوچر میں جا کر ایک ایسا عمل کریں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1930 میں اور اقبال نے جب خطبہ الہ آباد دیا تو انہوں نے وہاں پر بھی نوجوانوں کو ابھارا کہ یہ میرا ویژن ہے, یہ میرا آئیڈیا ہے. اقبال پہلے خود بھی وطنیت کے بہت بڑے پیروکار رہے ہیں. اگر آپ اقبال کی ابتدائی شاعری دیکھیں تو انہوں نے ہندوستان کے لیے ترانہ بھی لکھا ہے کہ جو ہندوستان نے ایک عرصے تک اپنے قومی ترانے کے طور پر استعمال کیا ہے. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ وطنیت کی جگہ ان میں مذہبیت
کا عنصر نمایاں رہا. اب وہ وطنیت پر مذہبیت کو زیادہ فروغ دینے لگے کہ آیا ایک وطن میں رہنے سے ہم سپریس ہو رہے ہیں, لہٰذا ہمیں وطنیت کی بجائے مذہبی گروہ بنانا چاہیے, ہمیں اپنے لیے ایک الگ خطہ چاہیے جہاں پر ہم اپنی تمام مذہبی تعلیمات پر عمل درآمد کر سکیں. بالکل بالکل. اور پھر اس خواب کو حقیقت میں لے کر آنا ایک بڑی لمبی جدوجہد, اور آج کا انسان اس کو بھول ہی گیا ہے کہ اصل میں جدوجہد کیا تھی, وہ تصور پاکستان تھا کیا, اس کا اصل مقصد کیا تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کتنی ضرورت ہے آج کے نوجوان کو یہ دوبارہ سے چیزیں ریمائنڈ کرانے کی, ریکال کرانے کی؟ دیکھیں, انسان کو ابھارنے کے لیے سب سے بڑا یہی پیمانہ ہوتا ہے کہ اس کو ماضی کی تمام یادیں ریکال کی جائے. اقبال کی شاعری میں بھی بالکل یہی ایک پروسیس اپنایا گیا ہے کہ ان کو ان کے ماضی کی یادیں تازہ کروائی گئی ہیں کہ آیا یہ دیکھیں ہمارے پاس کس طرح کے مسلمان پائے جاتے رہے ہیں اور آپ کس سٹیج پر آ کر کھڑے ہیں. تو یہی وہ طریقہ ہے جو کہ آج کے نوجوان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو وہ تمام باتیں ریکال کرائی گئیں کہ آپ کن کن علوم میں مہارت حاصل رکھتے تھے, آپ دنیا میں کس کس مقام پر فائز تھے, اور اب کیا وجہ ہے کہ آپ ڈکلائن کا شکار ہوئے ہیں. تو یہی وہ ایک طریقہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم مختص کیا جائے جس سے ہم نوجوانوں کو ان کے ماضی کی یادوں سے ریلیٹ کروا کر ان کو اپنے حال کا ایک آئینہ دکھائیں کہ آیا آپ کس موڑ پر کھڑے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور بہت زبردست لگتا ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ ایکچولی اس بارے میں سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے آگے بھی لے کر آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اصل مقصد زندگی کا کیا ہے. اقبال کا کوئی کلام آپ سنانا چاہیں؟ طرز کے ساتھ ضرور ضرور ضرور. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا. فریب سود و زیاں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. بہت زبردست بہت زبردست. اور دانش, مجھے اپنے اسکول کے وہ کمپٹیشن یاد آ گئے جو اقبال ڈے کے ہوتے تھے اور اس پہ اس طرح کی ہم چیزوں میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے تھے. ایک بار پھر سے ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے ایونٹس کرانے کی, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کی, ان کو اصل زندگی کا مقصد بتانے کی. اور میرے خیال سے اقبال کے افکار جو ہیں, جس طرح کے فرمودات ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے, ان میں بہت بہترین طریقے سے یہ سب چیزیں جو موجود ہیں جن کو اپنے نوجوانوں تک لانے کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, اسکول کالجز میں یہ چیزیں دوبارہ سے اس لیول پہ ہونی چاہیے نا؟ دیکھیں, میرے نزدیک وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں میں بہتری آئی ہے. وہ کس طرح کہ پہلے صرف اسکول اور کالجز تک یہ معاملہ شاید محدود رہا تھا کہ کچھ اسکول اور کالجز میں, اب یونیورسٹی لیول پر بھی انٹر یونیورسٹی مقابلہ جات ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ میڈیا میں اس چیز کا بہت زیادہ فروغ مل رہا ہے کہ میڈیا چینلز پر جس طرح نوجوانوں کو مدعو کیا جاتا ہے, ان سے تقاریری مقابلہ جات کروائے جاتے ہیں, کلام اقبال سنا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اقبال کا شعور لوگوں کو میڈیا چینلز, کیونکہ میڈیا ایک وقت کی دنیا کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ذریعہ کمیونیکیشن بن چکا ہے, تو ہمارے پاس
वक्त के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा है और बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग उस चीज़ को कितना अपना रहे हैं। आया उस प्लेटफॉर्म को अपनाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में भी उस चीज़ को अमल पैरा करते हैं या नहीं, कि या वो सिर्फ उसको एक सरफेस की हद तक देख लिया। और बिल्कुल इन चीज़ों का मकसद भी ये होता है कि असल रूह जो है चीज़ों की समझी जाए और उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया भी जाए। थैंक यू सो मच दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ और ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अभी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सिटी 42 की सीनियर प्रोड्यूसर आयशा और हमारे प्रोग्राम की प्रोड्यूसर जो कि तमाम चीज़ें प्लान भी करती हैं और ज़बरदस्त सा शो आपके सामने लेकर आती हैं। आजकल चूँकि वो अपनी शादी की छुट्टियों में हैं तो हमने चाहा कि क्यों ना उनकी शादी की तकरीब के कुछ मनाजिर आपको दिखाएं। तो शादी की तकरीब के कुछ मनाजिर तो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आयशा के लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ज़िंदगी का ये जो नया सफ़र उन्होंने शुरू किया है इसमें वो कामयाब रहें और अल्लाह ताला उनके लिए ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। तो आयशा की शादी के मनाजिर आपको दिखाते हैं। जी, तो आयशा के लिए ढेरों दुआएं हैं। ज़िंदगी का ये जो नया सफ़र उन्होंने शुरू किया है, अल्लाह ताला इसमें उनको बहुत सारी आसानियां भी दे और कामयाबियां भी दें। और इंशाल्लाह आयशा बहुत जल्द छुट्टियों के बाद हमें दोबारा से ज्वाइन भी करने वाली हैं और ज़बरदस्त सा शो जो कि हमने आपके लिए डिज़ाइन किया होता है, ये सिलसिला इसी तरह से आयशा की सरपरस्ती में हम जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और आज का पहला हमारा सेगमेंट होगा आज के भाव। मार्केट में नबील मौजूद हैं। जी नबील, बताइए सब्जियों की कीमतें। जी, आज भी शहर में मुतअद्दिद फलों और सब्जियों की कीमतों में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि सरकारी रेट लिस्ट में जो इजाफा है उस पर भी अशिया मार्केट में दस्तयाब नहीं है और मार्केट में जो अशिया दस्तयाब हैं वो सरकारी रेट लिस्ट से कहीं ज़्यादा कीमतों पर जो है वो दस्तयाब हैं। इस हवाले से जो जितने भी छोटे बड़े दुकानदार हैं जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सब्जियों और फलों की फ़रोख्त कर रहे हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि सरकार की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी किया जाता है मंडियों से, तो उस रेट लिस्ट के मुताबिक भी अशिया दस्तयाब नहीं होती, बल्कि उनसे महंगे दामों उनको अशिया ख़रीदनी पड़ती हैं। यही वजह है कि जब वो अपने गली मोहल्लों में वापस आते हैं तो वो जो रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया को फ़रोख्त नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में शहरियों की जानिब से शिकायत जो हैं वो देखने में आती हैं। तो शहरियों की जानिब से और छोटे बड़े दुकानदारों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में जो रेट लिस्ट जारी किया जाता है उसके ऊपर नज़र-ए-षानी की जाए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से अपनी एक ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए रेट लिस्ट तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ओपन मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में उनकी कीमत कुछ और है। थैंक यू सो मच नबील, आप हमारे साथ मौजूद थे। सरकारी रेट लिस्ट मौजूद होती है लेकिन अमल नहीं होता। लोगों का शिकवा हमेशा से यही रहता है, जो कि हम आपको बताते भी रहते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। मीट रेट्स क्या हैं? ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बीफ पर केजी अवेलेबल होगा 450 रुपीज़ में 450। बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीज़ यानी 850 रुपये किलो में। मटन पर केजी 1350 रुपये में आप खरीद सकेंगे और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपये। जी, इसके बाद मार्केट में जिंदा मुर्गी जो है आपको गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 201 रुपये में मिलेगी और इसका बना हुआ गोश्त 291 रुपये में मिलेगा। तो एग रेट्स क्या हैं वो भी आपको साथ शेयर करेंगे हम। सबसे पहले रिटेल प्राइस है जी 166 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो 164 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं गोर में से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ से 165 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये तो थे रेट्स, आपने जान लिए और आई होप कि आपको सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज करने में आसानी भी हो जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, शामिल करते हैं बचत बाजार। मैं आपको बताऊंगी कि सेल्स कौन कौन से ब्रांड पर लगी हैं। सबसे पहले है जी जे डॉट। अगर आप यहां पर जाएंगे तो जे डॉट पर अप टू 50% ऑफ है। नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास है जी लेयर क्लब। अगर आप यहां पर जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है और ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत भी अवेलेबल है आपके पास।
और इसके बाद ये गुल अहमद पर अप टू 70% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद लॉरेंस पर अप टू 40% यहाँ पर भी ऑफ है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और अब मोबाइल रेट्स क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल है जी इन्फिनिक्स 08 और इसकी कीमत है जी 39,999 रुपीस। नेक्स्ट मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 7, 25,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। इसके बाद है जी इन्फिनिक्स S4 और इसकी कीमत है जी 23,500 रुपए। इन्फिनिक्स हॉट 10 मौजूद है और इसको आप खरीद सकते हैं 20,999 रुपए में। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स आपने जान ली। आई होप कि आपके लिए कुछ ना कुछ आसानी पैदा हो जाएगी डिसाइड करने में। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।